तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट डिक्लाइन के बारे में। ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोर्ट को ही आप ब्लेम करो कि यहाँ पर उनकी वजह से ही हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में डिमांड कम हुई है उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है, यहाँ पर और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर भारत के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक से पहले ही गिरना शुरू हो गया था और बाद में कंटिन्यू रहा। बीच में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए थे कि मंथली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन नवंबर का डाटा जो आया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का वो यही शो करता है कि यहाँ पर 8.7% का डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट में। तो इस ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट जो है ये मैटर करता है। एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। और इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। तो साथ ही साथ जो करेंसी है वो भी अप्रिशिएट होती जाएगी इन रियल टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का बहुत ही बड़े पैमाने पर फायदा होता है किसी भी इकोनॉमी को। और साथ ही साथ जब फॉरेन कैपिटल आता है, जब हम सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट होता है, बाहर का पैसा आता है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा जो बाहर की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो आती है, ठीक है, या फिर जो बाहर से पैसा आता है उसको भी हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वेंचर्स में यहाँ पर स्टेक लोग खरीद सकते हैं बाहर के, जहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आ सकता है, तो उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि इमीडिएट एडिशन कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, धीरे धीरे आती है। और जो हमारे एसोसिएटेड जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो है उसका उसी हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी जो है करेंसी मार्केट में इंटरवीन करता है जब उसको लगता है कि अब ज़रूरत पड़ चुकी है, जो हमारी करेंसी है वो डीवैल्यूट होनी शुरू हो चुकी है डॉलर के खिलाफ। तो उस समय जैसे अभी जो पैंडेमिक का दौर शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय भारत की जो यहाँ पर करेंसी थी वो गिरनी शुरू हो गई थी डॉलर के प्रति। तो उस समय आरबीआई ने भी इंटरवीन किया था करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो तब क्या किया था कि जो उसके बॉन्ड्स थे उसके पास, जो कि डॉलर्स में खरीदे हुए थे, जो डॉलर्स थे उसको यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। तो इससे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको भी यहाँ पर कम रखने की कोशिश की। जैसे रेपो रेट बात करें तो और भी जो यहाँ पर जो रेट्स जो यहाँ पर आरबीआई जिसको टैकल करके चलता है उसको भी कम रखने की कोशिश की गई। और जो डॉलर्स थे उसको भी बेचना शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि रुपया जो है उसको पकड़ में रखा जा सके, स्ट्रॉन्ग रखा जा सके। तो यहाँ पर ये कुछ किया था जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी थी वो अप्रिशिएट होती रही डॉलर के प्रति। तो डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिससे दुनिया का बल्क में एक्सपोर्ट होता है। अगर कोई भी कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है किसी दूसरे मुल्क को तो डॉलर की टर्म्स में ही करती है। अगर भारत की बात करें तो अगर भारत ईरान से तेल को इंपोर्ट करता है ना, तो वहाँ पर रुपीस के फॉर्मेट में करता है, और जो वहाँ ईरान की करेंसी है उसके फॉर्मेट में करता है। तो बहुत ही गिने चुने नेशंस हैं जिसके साथ जो है अपनी करेंसी है उसके टर्म के साथ एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं कि हम अपनी करेंसी के हिसाब से ही इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट वो करते रहेंगे। लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज है वो डॉलर के हिसाब से करती हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हमारा एक्सपोर्ट राइज नहीं हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर यह भी रीज़न बता रहे हैं कि जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भारत इसमें बहुत बढ़िया कर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे है भारत। तो इनकी भी जो डिमांड ग्लोबल लेवल पर गिरी हुई है, तो इसकी वजह से भी हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये भी कोई रीज़न नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट आइटम्स बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रही हैं बैड पॉलिसी की वजह से, सही नीति ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली एग्जांपल ले रहे हैं जो ओवर प्राइस्ड फार्म प्रोड्यूस है, वो सबसे पहली एग्जांपल है। और दूसरी यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं आयरन ओर की। तो यहाँ पर ओवर प्राइस, जैसे देखो फार्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो प्राइस होना चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा जो है एमएसपी जो है मिल रहा है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा एमएसपी हो रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही आप महंगा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, बाद में जो उसको प्रोसेसिंग में डालोगे तो उसको फिर आगे बेचेंगे, जब कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुँचेगी तो बहुत महंगी हो जाती है। तो उसी का जब अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, तो अगर
इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है तो चाइना एक कॉम्पिटिटर आ जाता है आपके सामने, तो चाइना उससे सस्ती चीज़ दे देता है, तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर रेफर करते हैं। तो यही बात आयरन ओर के यहाँ पर, आयरन ओर की भी एग्जांपल ली गई है। तो यहाँ पर देखो, ये एक ऐसी आइटम है जिसकी वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी डिमांड है, तो ये डिमांड इसकी कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लोग चाइना से ही खरीद रहे हैं, बाहर के जो मुल्क के लोग हैं। तो यहाँ पर, और वही चाइना यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है जो लो ग्रेड ओर होती है आयरन की गोवा से बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आयरन और माइनिंग है गोवा में उसको रोक दिया गया, और पास्ट में यहाँ पर बैन भी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कहा गया कि जो आयरन और माइनिंग है यहाँ पर वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, इसलिए उसको अभी रोक दो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यही जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर मुसीबतें इनके सामने हैं उसको कंसर्न कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो है बात नहीं बन रही है। जो आयरन और माइनिंग है गोवा की, वो एक प्राइम प्रोड्यूसर है जॉब्स की, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां निकलती हैं जो यहाँ पर माइनिंग होती है, जो यहाँ पर लो ग्रेड आयरन और निकलती है उसकी वजह से। और गवर्नमेंट को भी वहाँ पर रेवेन्यू होता है अच्छा खासा। अगर जहाँ कर भी माइनिंग के प्रोसेस शुरू होते हैं, किसी भी तरह की माइनिंग हो, वहाँ पर गवर्नमेंट को भी उसका रेवेन्यू आता है उससे। तो अभी इसको सस्पेंड किया हुआ है, तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन जो है माइंस को ऑपरेट करेगा और कितने लंबे समय तक जो है इसको ड्यूरेशन दी जाएगी कि आप इतनी देर तक जो है वहाँ पर माइनिंग कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी अपने जो पैर है उसको पीछे खींच लिया है इस मैटर में। तो प्राइस कौन यहाँ पर पे कर रहा है, जो आम जनता है गोवा की, और जो हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो, तो उसके ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि जो साउंड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी अगर हम लेकर आते हैं और लीगल क्लैरिटी रखते हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, तो उसी से ही हम जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाएंगे हमारे एक्सपोर्ट की। तो ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की वजह से नहीं हो पाएगा, किसी एक स्टेट के इनिशिएटिव की वजह से नहीं हो पाएगा। सबको यहाँ पर इकट्ठे होके इकट्ठी अप्रोच जो है वो लगानी पड़ेगी, और गवर्नेंस जो है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, तभी जो है सही तरीके से हम जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस उसको सही कर सकते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं, एंड वेयर द कोर्ट टोटल्स एक्सपोर्ट इट अलोन कैन रिमूव दैट एम्पेडिमेंट। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ड्यूटी है सबकी वो यहाँ पर निभानी होगी, सही करनी होगी पॉलिसी। ओके, तो अगर अच्छी पॉलिसी होगी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तभी जो है हम अच्छी अप्रोच एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको यहाँ पर हमने ध्यान में रखना होता है, तो जिसकी वजह से जो भी हमारा प्राइमरी गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं आने वाले समय में।